तो ठीक है, आज हम देखेंगे जो कल हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो हमने देखा कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से कुंडली में एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। और इंड्यूस्ड करंट जनरेट होने की जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडे ने इसके ऊपर 4 एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने कुंडली यानी कॉइल को रेस्ट पोजीशन पर रखा और जो मैग्नेट है, जो चुंबक है, उसको 4 जगह पर उन्होंने उसका मूवमेंट कराया। पहले नॉर्थ पोल को पास लाया, फिर दूर ले गए, फिर साउथ को पास लाया और साउथ पोल को दूर ले गए। तो आज हम अपने उसी चैप्टर और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? बहुत ही आसान टॉपिक है, कोशिश करता हूं मैं समझाने की। मान के चलो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हिंदी में बोलेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से कोई एक बॉडी रखी हुई है, कोई एक पिंड रखा हुआ है। ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है। तो इस बॉडी से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट होंगी। हमें उन लाइंस को काउंट करना है जो इस बॉडी के परपेंडिकुलरली पास आउट हों। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक वस्तु या कोई एक पिंड रख दिया जाए तो उस वस्तु से लंबवत गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है, उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान के चलो ये एक समान चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इसके बीच में मैंने इस तरह से कोई एक बॉडी रख दी, तो इस बॉडी से इधर की ओर परपेंडिकुलर लाइन पास आउट होंगी। तो जो लाइन पास आउट होंगी उन्हीं लाइन को हम बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। तो एक हिसाब से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू बॉडी। किसी भी बॉडी से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, उनका ही जो नंबर है, उनकी जो काउंटिंग है, उसी को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। याद रखेंगे इस वर्ड को कि जो लाइन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसको हिंदी में बोलते हैं लंबवत। क्या बोलते हैं इसको? लंबवत। यानी जो रेखाएं हैं वो लंबवत रेखाएं पास आउट होनी चाहिए। अब ध्यान से समझेंगे कि हम जो चुंबकीय फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इस मैग्नेटिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या आने वाला है, कोशिश करता हूं मैं समझाने की। मान के चलो हमारे पास ये बॉडी है, इस बॉडी से मैंने एक छोटा सा एरिया काट लिया। इस एरिया को बहुत अच्छे से हम जानते हैं, इस एरिया को बोलते हैं एलिमेंट्री एरिया, या इसको हम बोलते हैं अल्पांश। क्या बोलते हैं हम इसको? अल्पांश। हिंदी में हम इसको बोलते हैं अल्पांश, और इसको इंग्लिश में इसका नाम होता है एलिमेंट्री एरिया बोलते हैं हम इसको। तो इसको एलिमेंट्री एरिया बोलते हैं और या अल्पांश बोलते हैं। अब ध्यान से हमें ये बात समझनी है कि जो एलिमेंट्री एरिया जो है वो कितना एंगल बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र से। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हमारा एलिमेंट्री एरिया हो गया। इनके बीच जो बनने वाला एंगल है वो कितना एंगल है? थीटा। कितना एंगल है? थीटा। तो ये आपने लिख लिया होगा, ये हमारा है थीटा। अब हम बात करेंगे कि जो थीटा है, इस एलिमेंट्री एरिया से कितना फ्लक्स पास आउट होगा। देखो होता क्या है फिजिक्स में कि हम किसी भी बॉडी पर अगर काम करना चाहते हैं तो पहले हम छोटे से एरिया पे काम करेंगे। छोटे एरिया पर काम करने के बाद में जो हमें कंप्लीट बॉडी पे काम करना है, हम उसका क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं। ऐसा हमने पहले के चैप्टरों में सीख रखा है। तो मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, यानी हमें काम क्या करना है? ये काम करना है कि इस एलिमेंट्री एरिया जो कि मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, तो इससे कितना फ्लक्स पास आउट होगा? d5। छोटा एरिया है तो छोटा फ्लक्स पास आउट होने वाला है, तो d5 फ्लक्स पास आउट होगा। d5 फ्लक्स किसके इक्वल होगा? B.ds। किसके इक्वल होना है हमारा? B.ds। और चूंकि हम जानते हैं कि जहां भी डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आ जाएगा?
कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस और एंगल यानी बी और डी एस के बीच का एंगल, तो कितना एंगल है हमारे लिए, थीटा एंगल है। बी और डी एस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ये कौन सा फ्लक्स निकल करके आया, ये फ्लक्स निकल करके आया है फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री एरिया। ये एलिमेंट्री एरिया का फ्लक्स है। किसका फ्लक्स है, एलिमेंट्री एरिया का फ्लक्स निकल करके आया है। अब हमें किसका निकालना है, होल बॉडी यानी फ्लक्स पासिंग थ्रू होल बॉडी, पूरे बॉडी से कितना फ्लक्स पास आउट होने वाला है उसे हम देखेंगे। अभी मैंने बताया कि जो एलिमेंट्री एरिया से फ्लक्स पास आउट होगा उसी फ्लक्स का हमें क्या कर देना है, एक बार इंटीग्रेशन कर देना है। अब हम जैसे ही उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, बी डी एस और कॉस थीटा। मैथ में इंटीग्रेशन में सीख रखा है हमने कि जो ds वाली चीज़ है उसी का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में हो रहा है। जिनमें वो सभी क्वांटिटी या वो सभी टर्म जिसमें x लगा है, वो s लगा है सॉरी, वो तो इंटीग्रेशन के अंदर रहेंगे, बाकी सारे बाहर आ जाने हैं। तो b में s नहीं लगा है, बाहर आ जाएगा। कॉस थीटा में भी s नहीं लगा है, ये भी बाहर आ जाना है। ds में लगा है तो ds हमारा रहेगा अंदर। अब हम क्या करेंगे, b और डी कॉस थीटा ऐसे रहेगा। डी एस मतलब क्या हुआ, इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से थोड़ा देखेंगे। और चूंकि ये क्लोज पाथ है तो इसलिए इंटीग्रेशन जो है वो क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ले लेंगे, ये इस तरह से। इस बीच वाले साइन का मतलब क्या है कि हम जो इंटीग्रेशन है किसी बंद परिपथ के अलोंग कर रहे हैं। बंद पथ यानी क्लोज पाथ है हमारा। ओपन होता तो हम ये बीच वाला जो गोला हमने लगाया है सर्किल टाइप का, इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सुनो ध्यान से, जो ds है, ds का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, मतलब क्या है, एक अल्पांश मैंने यहाँ लिया, इसी तरह एक एलिमेंट्री चार्ज यहाँ एलिमेंट्री एरिया में बहुत सारे एलिमेंट्री एरिया ले सकता हूँ। तो जब बहुत सारे एलिमेंट्री एरिया को आपस में ऐड किया जाएगा तो क्या मुझे ये पूरा बॉडी नहीं मिल जाएगा, और पूरे बॉडी का एरिया कितना होने वाला है, s होने वाला है। कितना होने वाला है, s, और ये क्या निकल रहा है, फाई। तो यहाँ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि फाई इज इक्वल टू बी एस कॉस थीटा। और हम जानते हैं कि ये जो हमारा निकल करके आया है फॉर्मूला, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स का। चूंकि हमारे यहाँ फिजिक्स में दो टाइप के फ्लक्स हैं, एक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक है मैग्नेटिक फ्लक्स। हम दोनों में कंफ्यूज ना हो जाएं, इस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स के नीचे m लगा देते हैं, m फॉर मैग्नेट और फाई फॉर फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की ये बात हो गई। और जहाँ भी अगर मुझे कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करनी है तो मैं इसके नीचे ई लगा दूंगा। अगर हम कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं तो सिर्फ फाई से ही काम चला सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, समझने वाली बात क्या है कि ये तो फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का निकल करके आ गया, मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, देखो फाई m इक्वल टू, अभी हमने देखा कि जहाँ भी डॉट प्रोडक्ट होता है वहाँ कॉस थीटा आ जाता है, और जहाँ मुझे कॉस थीटा हटाना है तो उन दोनों ही क्वांटिटी के बीच में क्या जाना है भाई, डॉट प्रोडक्ट आ जाना है। तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हो गई और इनके बीच में आ गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो फॉर्मूला निकल करके आया फाई m इक्वल टू बी डॉट एस, ये किसका फॉर्मूला निकल करके आया है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो बेसिकली जो बात हम करना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स एक प्रकार से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी नंबरिंग है, उनकी काउंटिंग यानी उनकी संख्या है, कितनी संख्या में लाइन पास आउट हो रही हैं। अब सोचने वाली बात यह है, अगर ज़्यादा लाइन पास आउट होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होगा, ज़्यादा। कम लाइन पास आउट होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होगा, कम। यानी लाइन पर ही डिपेंड कर रहा है कौन, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बारे में एक बात और याद रखेंगे कि जो इसकी यूनिट है, यूनिट को हिंदी में बोलते हैं मात्रक। इसका मात्रक होता है बेवर। क्या होता है, बेवर इसका मात्रक होता है, जिसको हम WB से शो करते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है बेवर यानी WB। ये एग्जाम में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इसके आगे और अब हम इसकी स्पेशल कंडीशन के ऊपर बात करना चाहेंगे कि अगर जैसे कि हमने देखा कि यहाँ BS इक्वल टू फाई m इक्वल टू BS कॉस थीटा आया, अगर मैं थीटा की वैल्यू अलग अलग चेंज करके रखूं तो फाई m पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो कोशिश करता हूँ ये आपको मैं समझा पाने की कोशिश कर पाया हूँ। अब मैं आगे और दो बात बताऊँगा। स्पेशल कंडीशन की हम बात करेंगे। सबसे पहली बात स्पेशल कंडीशन, विशेष स्थितियाँ बोलते हैं हम इनको।
स्पेशल कंडीशंस। पहली स्पेशल कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। मतलब क्या हुआ इस बात का? देखो ध्यान से, इस तरह से डायग्राम बनेगा इसका कि इधर ही तो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो हमारी बॉडी रखी है यहाँ पर, मैंने इस तरह से इसका फ्लक्स काटा, एलिमेंट्री एरिया इस तरह से कट किया कि यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 0 डिग्री का। तो अगर यहाँ एंगल 0 डिग्री का बनेगा तो किस तरह से काम होगा? देखो, चूंकि अभी हमने देखा, क्या देखा कि सिंस फाई इक्वल टू क्या वैल्यू निकल करके आई थी? बी एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0 डिग्री। तो बी एस कॉस यहाँ मैं रखूँगा 0 डिग्री और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? बी एस। ये हमारी फाई की वैल्यू निकल करके आई। यानी अगर हमारा थीटा 0 डिग्री है तो फाई की वैल्यू ये निकल करके आएगी। दूसरी कंडीशन मान के चलो, दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि अगर थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो किस तरह से काम होने वाला है? ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह से हमारे पास कोई ये बॉडी रखी हुई है और यहाँ पर मैंने इसका एलिमेंट्री एरिया कट कर दिया। अब ध्यान से ये देखना है कि फील्ड तो इधर है और एलिमेंट, और जो हमारा एलिमेंट्री एरिया है वो किधर है? इधर है। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। अब अगर थीटा 90 डिग्री का है तो फ्लक्स क्या होना चाहिए? फ्लक्स की वैल्यू होनी चाहिए फाई इक्वल टू बी एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो फाई की वैल्यू क्या निकल करके आई? 0 निकल करके आई। दूसरी कंडीशन हमारी हो गई, यानी कि जब थीटा 0 डिग्री है तो फ्लक्स निकल करके आया, जब थीटा 90 डिग्री है तो उस टाइम पर फ्लक्स कितना है? 0 डिग्री। अब हम तीसरी कंडीशन की बात करेंगे, इधर देख लेंगे तीसरी कंडीशन के बारे में कि जब थीटा कितने डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री है तब हमारा काम किस तरह से होना चाहिए? इस तरह से होना चाहिए कि मान के चलो इधर तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई हमारी बॉडी, और इस बार हमने अल्पांश किधर कट करना है? इधर की ओर कट करना है। तो ये हो गया अल्पांश। तो देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड इधर और अल्पांश कट किया हमने इधर, तो एक पूरी लाइन के ऊपर जो एंगल बन करके आता है वो 180 डिग्री का एंगल बन करके आता है। यानी इस वाली कंडीशन में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। तो फाई कितना होना चाहिए? फाई होना चाहिए बी एस कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो फाई की वैल्यू कितनी निकल कर गई? माइनस का बी एस। तो यहाँ से हम क्या समझ पाए? एक नंबर का क्वेश्चन ये बन करके आएगा कि थीटा की किस वैल्यू के लिए चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम मान देता है। तो किस वैल्यू के लिए अधिकतम मान देता है? देखो 90 डिग्री पे तो 0 ही आ गया, 180 डिग्री पर तो माइनस ही आ गया, तो जो बच गया है 0 डिग्री, इस 0 डिग्री पर जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पर और सबसे कम यानी मिनिमम हमारा कहाँ निकल करके आया? यहाँ पर। तो इन दो वैल्यूज़ को याद रखेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 0 डिग्री पर हाईएस्ट वैल्यू देगा और 180 डिग्री पर सबसे लोएस्ट यानी कि मिनिमम वैल्यू देगा। तो उम्मीद करता हूं कि चुंबकीय फ्लक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत सिखा पाया। एक बार मैं 1 मिनट में इसको फिर पूरा समराइज कर दे रहा हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा था। चुंबकीय फ्लक्स बेसिकली है क्या? जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई बॉडी रखते हैं तो उस बॉडी से जितनी भी लाइन पास आउट होती हैं उन लाइन की जो नंबरिंग होती है, जो काउंटिंग होती है, और याद रखेंगे किस प्रकार की लाइन होनी चाहिए? परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए, लंबवत रेखाएं होनी चाहिए। तो उन लंबवत रेखाओं की जो संख्या है उस संख्या को ही हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या निकल करके आया था? अभी हमने देखा फाई इक्वल टू बी एस कॉस थीटा। उसकी हमने 3 कंडीशन देख ली कि अगर थीटा 0 डिग्री है, 90 डिग्री है और 180 डिग्री है तो किस किस तरह से काम होने वाला है। अब यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स अगर हमें समझ में आया तो हम फैराडे के नियम को आसानी से समझ पाएंगे। अब फैराडे के नियम को समझाने से पहले मैं कल की बात के ऊपर 1 मिनट चर्चा करना चाहूँगा। कल हमने क्या देखा था कि जब कोई कुंडली, ध्यान से समझेंगे हम इस बात को, जब कोई कुंडली के पास कोई चुंबक आ रही थी तो जैसे ही चुंबक उसके पास में आ रही थी तो चुंबक से क्या निकल रहा था? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। मतलब चुंबक की गति करने का मतलब क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में वेरिएशन करना। शायद आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, कोशिश करता हूँ यहाँ समझाने की, ध्यान से समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ इस तरह से, कल हमारे पास एक कुंडली थी, यहाँ हम गैल्वेनोमीटर लगाया था और इस तरह से हमारे पास एक चुंबक था।
ये एन पोल है, ये एस पोल है। तो मैंने कल बताया ये था कि एन नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और साउथ पोल की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं। इस तरह से तो हमारी बात हुई थी कल। अब अगर नॉर्थ पोल से बल रेखाएं गुजर रही हैं तो जैसे जैसे मैं ये कुंडली चुंबक को, जैसे जैसे मैं अपनी मैग्नेट को चुंबक के करीब लाने की कोशिश करूंगा, वैसे वैसे ये जो चुंबकीय रेखाओं की संख्या है क्या वो इस पोजीशन पर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और जैसे जैसे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बढ़ेगा। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि करंट भी बढ़ेगा। और करंट बढ़ने का मतलब है कि ये जो हमारी घटना है या जो हमारा फिनोमिना है, इसी फिनोमिना को कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब तक के हमारे दो टॉपिक हो गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है हमने सीख लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है हमने सीख लिया। अब हम कोशिश करेंगे कि फैराडे के नियम को समझने की, और फैराडे के नियम जैसे हम समझ पाएंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण। तो आइए कोशिश करते हैं फैराडे के नियम को समझने की। फैराडे ने दो ही नियम दिए और दोनों ही नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं फैराडेज लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। तो फैराडे का जो नियम है, जो फैराडेज लॉ है, इनको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है समझा दूंगा मैं, और इसका स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट लॉ फैराडे का कौन सा है ध्यान से देखेंगे, फैराडेज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में फैराडे ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट के चेंज के इक्वल। क्या बात मैंने यहाँ पर कह दी, ध्यान से सुनना। फाई क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स, टी फॉर टाइम, ई फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैं तीनों के बारे में लिख दे रहा हूँ। ई फॉर हमारा क्या है, ई फॉर है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। फाई हमारा क्या है, फाई जो है वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स। और जो टी है, टी हमारा क्या है, टाइम। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम देखने की करेंगे थोड़ी देर कोशिश कि आखिरकार होने क्या वाला है। देखो मैंने क्या बताया, फैराडे के पहले नियम में क्या है कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स को अगर टाइम के साथ में चेंज करोगे तो टाइम के साथ चेंज करने पर जो वैल्यू निकल करके आएगी वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। नहीं समझ पाए क्या मैंने बात कह दी, फिर सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई कुंडली है, उस कुंडली के पास मैं कोई चुंबक लेकर के आ रहा हूँ, तो जैसे ही मैं चुंबक को कुंडली के पास लेकर के आऊँगा तो क्या चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होंगी, और वो चुंबकीय बल रेखाएं जब कुंडली के करीब आएंगी तो क्या कुंडली के इस वाले हिस्से में, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारी कुंडली है और ये हमारा क्या है, चुंबक। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो जैसे ही ये बी वेलोसिटी से चुंबक इधर की ओर आएगी तो क्या यहाँ से ये बल रेखाएं निकल रही हैं, और ये बल रेखाएं जैसे ही आगे बढ़ेंगी तो इस वाले पोजीशन पर, मैं कौन से पोजीशन की बात कर रहा हूँ, इस वाले पोजीशन पर क्या बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। और अगर बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो बल रेखाओं की संख्या ही तो जस्ट 1 मिनट पहले मैंने बताया कि जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है वही तो फ्लक्स है। मतलब अगर बल रेखाओं की संख्या बढ़ रही है तो क्या बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। और बल रेखाओं की संख्या बढ़ रही है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो मतलब क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ रहा है। मतलब अगर बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ेगा, और बल रेखाओं की संख्या घटेगी तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स घटेगा। यानी फैराडे का फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है कि जो किसी भी कुंडली में जनरेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस कुंडली में फ्लक्स के जो रेट में चेंज होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड नियम की, लेकिन इसको बताने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है इसका एक दूसरा नाम भी होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, अदर नेम इसका क्या है, इसका अदर नेम है न्यूमैन्स लॉ। इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, न्यूमैन्स लॉ। हालांकि जो एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में, वो सीधे फैराडेज लॉ, सीधे क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय फैराडेज लॉ, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। लेकिन इसका दूसरा नाम बाई चांस एक नंबर में ऑप्शन में क्वेश्चन डाल देगी, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाएगा, न्यूमैन्स लॉ के नाम से जाना जाएगा। इस बात को हम याद रखेंगे। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ हमारा कंप्लीट हो गया, और फर्स्ट लॉ के बाद में अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ की।
फैराडे का सेकेंड लॉ हम समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट लॉ में तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ। फैराडे का सेकेंड लॉ देखो क्या कहना चाह रहा है। सेकेंड लॉ को ही एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, लेंज का नियम। और लेंज लॉ भी पेपर में आएगा। एक नंबर में अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि लेंज का नियम किसे कहते हैं। एक नंबर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि फैराडे का दूसरा नियम क्या है। ध्यान से समझेंगे फैराडे का दूसरा नियम क्या है। देखो फैराडे का दूसरा नियम ये है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी भी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो हमेशा ही उस फैक्टर का अपोज करता है, उस फैक्टर का विरोध करता है जिसके कारण वो खुद पैदा हुआ है। याद करो कल की क्लास में मैंने बताया था कि जब कुंडली करीब में आ रही थी, फिर सुनो ध्यान से, कि कुंडली के करीब में जब चुंबक आ रही थी तो मैंने कहा था इस चुंबक के आने से कुंडली में एक धारा पैदा हो जाएगी और वो धारा क्या करेगी, उस चुंबक का विरोध करेगी। अगर चुंबक करीब में आ रही है तो इसका विरोध कैसे करेगी, दूर भेजकर। अगर चुंबक दूर जा रही है तो उसका विरोध कैसे करेगी, उसको अपने पास लाकर। तो फैराडे के दूसरे नियम में यही बात कही गई है कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑलवेज अपोज द फैक्टर, जिसके कारण वो खुद उत्पन्न हुआ है उस फैक्टर का हमेशा वो विरोध करेगा। मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से समझो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस d∅/dt। एक माइनस का ही अंतर है, इस माइनस के अंतर की वजह से ये फैराडे का दूसरा नियम बन गया है। मतलब क्या हुआ कि माइनस का फिजिक्स में याद रखेंगे कि माइनस साइन का मतलब होता है किसी भी चीज के अपोजिट होना। तो ये ईएमएफ जो है वो फ्लक्स के यानी कि अपोजिट काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि ईएमएफ क्यों जनरेट हो रहा है, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ही तो जनरेट हो रहा है। फिर समझो बात को, जब तुम चुंबक को कुंडली के करीब ला रहे हो तो चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ रही हैं। बल रेखाओं के बढ़ने की वजह से चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है और चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसीलिए तो ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो मतलब, और ईएमएफ जिस वजह से जनरेट हो रहा है यह हमेशा उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। और यही फैराडे का दूसरा नियम है और इस नियम का ही दूसरा नाम है, इस नियम का दूसरा नाम क्या है, इसको ही बोलते हैं लेंज लॉ। इसको बोलते हैं, स्पेलिंग में हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए लेकिन जो बात है वो बिल्कुल सही है। इसको ही बोलते हैं क्या, लेंज लॉ। तो एग्जाम में क्या आएगा, फैराडेस लॉ तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि भैया लेंज के नियम के बारे में समझाइए। तो लेंज का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फैराडे का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बात करेंगे, ध्यान से समझेंगे भाई। हमने क्या सीखा, हमने सीखा चूंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस d∅/dt। प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटा दें तो क्या आ जाएगा, k, और माइनस यहाँ रहेगा d∅/dt। k क्या है कि जहाँ k क्या है, कांस्टेंट। k क्या है, कांस्टेंट। और k की वैल्यू एक्सपेरिमेंट के द्वारा कितनी आनी है, 1। k की वैल्यू अगर 1 तो 1 को यहाँ प्लेस करोगे तो कोई वैल्यू रह जाएगी इसकी, कोई नहीं, k अपने आप हट जाएगा। तो फाई की वैल्यू कितनी आई, e की वैल्यू माइनस d∅/dt। e की वैल्यू एक तो ये आई। अगर हम मान लें कि कुंडली जो है उस कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, हाउ मैनी नंबर ऑफ लूप्स इन, तो यहाँ तक जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इक्वल टू माइनस d∅/dt। अगर हम एक बात ये मान लें, इफ द नंबर ऑफ लूप्स इन क्वाइल्स, अगर जो क्वाइल है उसमें नंबर ऑफ लूप कितने हैं, कैपिटल N, तो अगर नंबर ऑफ लूप कैपिटल N है तो जो ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का N d∅/dt। ये छोटे छोटे फॉर्मूले में क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बना देता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन बना देगा। यही टिक लगाने के लिए ऑप्शन में क्वेश्चन दे, फॉर्मूला दे देगा या न्यूमेरिकल दे देगा कि नंबर ऑफ लूप इतने, d∅/dt की वैल्यू इतनी, तो बताओ E कितना होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ तक हमारी कितनी बातें हो गई। अब तक हमने अपने जो चैप्टर की बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए। पहला टॉपिक हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, दूसरी चीज़ हमने पढ़ी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी फैराडेस लॉ क्या है, यानी फैराडे के नियम क्या है। तो फैराडे के नियम के बारे में मैं कोशिश करता हूँ आपने बात समझी होगी। पहला नियम क्या है, एक बार मैं फटाफट बता दे रहा हूँ। पहला नियम क्या है कि किसी भी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल
जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये होता है कि किसी भी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारक का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है, और इसी नियम को हम क्या बोलते हैं? लेंज का नियम। तो इस नियम के द्वारा हमने क्या देखा कि जो हमारा फाइनली फॉर्मूला निकल करके आया E = -n d∅/d। अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश में संबंध। छोटा सा ही टॉपिक है, बस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सिलेबस में है तो हम इसको सीखेंगे जरूर। टॉपिक का नाम है प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश में संबंध। मतलब रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं मैं कि आपको समझ में आएगा। सिंस अभी हमने देखा कि फैराडे का जो दूसरा नियम था जिसको हमने लेंज का नियम भी बताया था, उस लेंज के नियम के अनुसार हमने एक बात ये देखी कि E की वैल्यू कितनी होती है? n d∅/dt। E की वैल्यू कितनी होती है? n d∅/dt। अब हम एक बात और जानते हैं। क्या जानते हैं? कि चूंकि एक बात हम जानते हैं B = IR होता है, ओम के नियम से B = IR होता है, लेकिन B क्या है? वोल्टेज। E क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो अपने आप में एक प्रकार का वोल्टेज ही है। तो अगर जहाँ पर वोल्टेज होगा तो क्या मैं वहाँ पर E नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। मतलब फिर सुनो ध्यान से, जहाँ पर E होगा वहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालना चाहूँ, इस वाले रिलेशन से अगर I की वैल्यू निकालना चाहूँ तो I बराबर कितना हो जाएगा? E/R हो जाएगा। I की वैल्यू E/R हो जाएगी। अब हम आगे की ओर बात अपनी बढ़ाएंगे। देखो ध्यान से समझना इस बात को। चूंकि I बराबर हमारा ये निकल करके आया, I ये रहा। E की वैल्यू हमारे पास कितनी है? इतनी वैल्यू है। E की वैल्यू कितनी है? इतनी। तो 1/R तो ये रहा मल्टीप्लाइड, और जहाँ जहाँ E है वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? n d∅/dt। यानी मैं इसको सही करके अगर लिखना चाहूँ तो n/R और मल्टीप्लाइड बाई d∅/dt। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। यानी I की जो वैल्यू है वो n/R d∅/dt निकल करके आई। तो ये जो एक नया रिलेशन हमारे पास आया है इसको भी हम याद रखेंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा n/R d∅/dt। n क्या है? R क्या है? I क्या है? अभी बताता हूँ। I है करंट, I फॉर करंट। किस करंट की बात कर रहे हैं? इंड्यूस्ड करंट की। N फॉर नंबर ऑफ लूप्स इन क्वाइल, यानी कुंडली में फेरों की संख्या। R क्या है? रेजिस्टेंस। d∅/dt क्या है? चेंज इन रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। इन सारे सिंबलों का मतलब समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं। अब चूंकि ये तो क्या वैल्यू निकल करके आई? ये वैल्यू निकल करके आई है I की, करंट की। लेकिन हमारे लिए करंट की वैल्यू थोड़ी निकालनी है। हमारे टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। अब हमने करंट की तो वैल्यू निकाल दी, अब हम बात करेंगे चार्ज की। ध्यान से समझेंगे। चूंकि हम क्लास 10th से एक फॉर्मूला पढ़ते आते हैं कि I = फॉर्मूला होता है dq/dt। I = फॉर्मूला होता है dq/dt। तो यहाँ से अगर मैं dq की वैल्यू निकालूंगा तो dq की वैल्यू क्या? I × dt आएगी? नहीं आएगी भाई। ये वाला dt इधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा तो क्या होने वाला है? I। अच्छा सुनो, I की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो इस पूरी वैल्यू को मैं I की जगह रख सकता हूँ, रख सकता हूँ। तो ये रहा n/R मल्टीप्लाइड बाई d∅/dt और मल्टीप्लाइड बाई dt। तो क्या होने वाला है? होने वाला ये है कि dt से dt कैंसिल हो गया और dq की वैल्यू कितनी निकल करके आई? nr मल्टीप्लाइड बाई d∅, nr मल्टीप्लाइड बाई d∅। अब यहाँ से ये बात समझने वाली है, dq क्या है? चार्ज। तो क्या जो चार्ज है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है?
क्या जो चार्ज है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्योंकि इस पूरे ही एक्सप्रेशन में टाइम का तो टर्म ही नहीं आया है, और अगर टाइम का कोई टर्म नहीं है तो इसका मतलब जो चार्ज है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक तो सीधे तरीके से कैसे पूछेगा, पहले तरीके से तो यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा से आप क्या समझते हैं, प्रेरित आवेश से आप क्या समझते हैं। प्रेरित धारा ये हो गया, प्रेरित आवेश ये हो गया। दूसरे तरीके से सेम क्वेश्चन लैंग्वेज बदल के कैसे पूछेगा, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट इंड्यूस्ड चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, कि जो चार्ज है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और हमने ये बात प्रूफ करके दिखा भी दी। देखो ये क्या है हमारा चार्ज, और इस वाले फंक्शन में कहीं भी क्या टाइम आया है, नहीं आया है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि चार्ज डज नॉट डिपेंड, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। तो चार्ज जो है वो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पर। लेकिन याद रखेंगे करंट टाइम पर डिपेंड कर रहा है, करंट टाइम पर डिपेंड करता है लेकिन चार्ज टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। और ये कौन सा चार्ज है, ये इंड्यूस्ड चार्ज है भाई, इस बात को याद रखेंगे। कौन सा चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज। हिंदी में भी मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ, प्रेरित आवेश है ये। कौन सा आवेश है ये, प्रेरित आवेश है। तो प्रेरित आवेश कभी भी समय पर निर्भर नहीं करता है। तो ये जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड चार्ज में क्या रिलेशन है, वो हमारा ये रिलेशन निकल करके आया। तो आज तक के लिए हम इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको थोड़ा बहुत भी समझा पाने की कोशिश कर पाया हूँ। तो हम मिलते हैं फिर कल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। तब तक के लिए सभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।